देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज की अगर ख़बरों की बात करें तो सबसे अभी जो रिसेंटली अभी चल रही है मुलाकात, एक आशिया चल रहा है जो वज़ीर आज़म हाउस में है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये आशिया दिया है उन तमाम जमातों को जो कि उनके साथ शामिल रहीं इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में। और वहाँ पे एमक्यूएम का वफ़द भी मौजूद है और एमक्यूएम का जो ज़राए का कहना है कि जो उनकी जो मुलाकात होगी वो सदारती इंतखाबात, वज़ारतों और गवर्नर सिंध के हवाले से जो है वो बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम खुंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी साहब 9 मार्च को दूसरी दफ़ा जो है वो सदर बनने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो 400 से ज़ायद वोट लेंगे और वो चार्टर ऑफ इकॉनमी और मुफाहमत के लिए किरदार अदा करेंगे। इसके साथ साथ बात करें तो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें ना मिलने के इकदाम को चैलेंज कर दिए। ये जो रिज़र्व सीट का मामला है इसको भी थोड़ा ज़रा डिटेल में कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें अपने गेस्ट के साथ। और एक और अहम खबर मैं चाह रही थी कि इंक्लूड हो के पीटीआई के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमें अबानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया और हम ग्रैंड अलाइंस बनाने जा रहे हैं। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये ग्रैंड अलाइंस जो है वो कैसे बनेगा और किसके ख़िलाफ़ बनेगा और क्या करेगा। बहरहाल मेहमानों का आपसे मैं तारुफ़ करवाती चलूँ। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सरदार नज़ाकत ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी के, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ मौजूद है सोरठ थेबो, रहनुमा मुस्लिम लीग नून की। सरदार नज़ाकत साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि नून लीग जो है वो एमक्यूएम से आज उनकी मुलाकात मुतवक्के थी और उन्होंने बात करनी थी सदारती इंतखाब पे, वजारतों पे और गवर्नर के हवाले से। एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि मैं जब ये इस चीज़ को पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि जब ये सदारती इंतखाबात हो जाएंगे 9 मार्च को, उसके बाद डिसाइड होंगे कि सूबों में गवर्नर कौन बनता है। पंजाब और केपी के गवर्नर पीपल्स पार्टी, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के मुस्लिम लीग नून तैनात करेगी। ये कौन सा फॉर्मूला है सरदार साहब? सरदार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही मुझे। बहरहाल हम सूरत थेबो से बात करते हैं। सूरत साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के ही हवाले से मेरा आपसे यही सवाल है कि आज जो मुलाकात होनी है, एमक्यूएम की जो बातचीत होनी है 3 इशूज़ के ऊपर, जिनमें सदारती इंतखाब है, वजारतें हैं और गवर्नर सिंध के हवाले से बातचीत होगी, तो वो क्या मुलाकात हो गई है? कहा जा रहा था आशिया से पहले जो है वो मुलाकात होगी। मेरे इल्म में नहीं है कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, लेकिन मैंने सुना है कि मुलाकात होनी है। क्या तय होता है ये तो मुलाकात के बाद पता चलेगा। मुझे नहीं पता कि कब मुलाकात होगी, किस टाइम पे मुलाकात हो तो अच्छा, एक और चीज़ ये कि अगर हम बात करें, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि पीटीआई के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी दोबारा वैसे जिस तरह की वो गुफ्तगू और लहजा इस्तेमाल करते हैं उस तरह बात कर रहे थे। और असद कैसर साहब ने ये कहा कि भाई हम जो है वो ग्रैंड अलाइंस बनाने जा रहे हैं और ये जो ग्रैंड अलाइंस होगा ये जो है वो पूरे मुल्क में सियासी जमातों को ये इकट्ठा करेंगे और फिर जो है कोई ये आगे कदम उठाएंगे। अब लेकिन उन्होंने ये वाजे नहीं किया है कि ग्रैंड अलाइंस बनाकर वो करेंगे क्या उसका। आपको क्या लगता है ये क्या करने जा रहे हैं? अभी तो जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हुकूमत बने हुए, उनके खिलाफ एक ग्रैंड अलाइंस बनने जा रहा है। सूरज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी जी, अब आ रही है। जी, मैंने आपसे ये पूछा कि पीटीआई के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। क्या हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर में कोई ग्रैंड अलायंस बन रहा है पीटीआई और दूसरी जमातों का, जैसे पीडीएम बनी थी? जी देखिए, अलायंस बनाना या ना बनाना वो तो उनका अपना हक है, लेकिन बात ये जिसे आपने कहा कि जो ये लोग जो लहजा होता है इनका शुरू से ही इनका लहजा जो होता है बदतमीजी, गालियां गलूच
और इल्जाम तराशी होता है। जैसे आपको याद होगा कि शुरू शुरू में भी उन्होंने यही कहा था कि 4 हलके खोल दो और 4 हलके खुले, तो उनमें भी वो जीत नून लीग की हुई थी। इस तरह से ये इल्जाम लगाते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा इनका वतीरा रहा है कि इल्जाम लगाओ और सियासत करो, झूठ बोलो और सियासत करो। नहीं, लेकिन इन्होंने बड़ा खुल के ये कहा कि हम जो है वो पूरे असद कैसर साहब का ये कहना था, हम पूरे मुल्क की तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे, इस किस्म के हथकंडों से हमें मायूस करेंगे तो इनकी गलत फहमी है। तो अभी से मतलब इनको किसी ने कोई पहले से क्या वो बोला हुआ है कि भैया आपकी हुकूमत नहीं चलने देंगे केपी में या जहाँ इनकी अक्सरियत है? किस किस्म का ग्रैंड अलायंस जो है वो बनाएंगे और किसके खिलाफ बनाने जा रहे हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ? देखिए, मैंने वही कहा ना कि ये हमेशा इल्जाम तराशी करते हैं। और देखिए, ये मौलाना की बात है, अगर वो ग्रैंड अलायंस में जाते हैं तो मुझे पता है वो किसके खिलाफ जाएंगे। के पीके में तो पीटीआई जीती है, तो उन्होंने इनके साथ जो है की है, वो उन्होंने ये जो है गलत जो है, हाँ, बिल्कुल सही है, इनके वो किया है, वोट चोरी की है। तो फिर अलायंस कौन बनाएगा, इसके खिलाफ बनाएंगे? एक हुकूमत बनी है, ये चाहते नहीं है कि जमहूरियत आगे बढ़े, पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए। ये पार्लियामेंट में गए हैं, तो ये बताएं तो सही, तो इनका मकसद क्या है? हमेशा ये गलत मकसद लेकर जो है वो अवाम में जाते हैं, झूठ बोलते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं। अच्छा सूरज साहब, आप मुझे ज्वाइन किए सरदार नज़ाकत ने दोबारा टेलीफोन लाइन पे। सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो साबिक सदर रह चुके हैं, वो 9 मार्च को दूसरी दफ़ा जो है वो सदर बनने जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना था, और उन्होंने ये भी कहा कि वो चार्टर ऑफ इकॉनमी और मुफाहमत के लिए किरदार अदा करेंगे, 400 से ज़्यादा वोट लेंगे। और अगर 9 मार्च को आ जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान के तौर पर, तो वो मुफाहमत के लिए कौन सी बात करने चाह रहे हैं? यानी सियासी पार्टियां आपस में मुफाहमत करें या किसी और चीज़ पे वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं? रिगार्डिंग टू व्हाट? देखिए, इस वक्त मुल्क की जो सिचुएशन है, खास करके जो इकोनॉमी के क्राइसिस है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पाकिस्तान के तमाम इदारे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, तमाम लोगों को अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अगर मुल्क को हमें आगे लेके जाना है, इन इकोनॉमी के क्राइसिस से निकालना है हमें मुल्क को, तो हमें रिकन्सिलिएशन की जो पॉलिसी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी, जिसको अमलन आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 में आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट किया। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस थी, सबको साथ लेके आसिफ अली जरदारी साहब चले। और 2008 में आपको याद होगा कि सिंध में हमें एमक्यूएम के दोस्तों की जरूरत नहीं थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 में एमक्यूएम के दोस्तों को भी साथ रखा था। जरूरत इस अमर की है कि पीटीआई समेत तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ हमें रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। हमें बैठ के डायलॉग के ऊपर बिलीव करना चाहिए। मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करके मुल्क को आगे लेके जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे पॉलिटिशियन है कि जो सबको लेके चलने की सलाहियत भी रखते हैं। उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी है कि वो मुल्क के तमाम पॉलिटिशियन को, तमाम इदारों को ऑन बोर्ड करके चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए बहुत नेक शगुन और अच्छा शगुन होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जैसा भारी भरकम पॉलिटिशियन मुल्क का प्रेसिडेंट बनेगा। और अब प्रेसिडेंसी में बैठ के वो पाकिस्तान के तमाम लोगों के साथ, नेशनल और इंटरनेशनल जितने हमारे इन्वेस्टर हैं उनके साथ, मैं समझ रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब अपना रोल अदा करेंगे, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी का क्राइसिस है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी थी कि मैं ये पढ़ रही थी कि पंजाब और केपी के जो गवर्नर है वो पीपल्स पार्टी, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के मुस्लिम लीग नून तैनात करेगी। तो ये कौन सी डिवीज़न है, किस तरह का फार्मूला है? क्योंकि अगर नून लीग हुकूमत में है तो वो पंजाब के लिए गवर्नर नहीं सजेस्ट कर सकती, पीपल्स पार्टी करेगी।
देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हुई है कि एक आईनी जो पाकिस्तान के आईनी ऑफिसेज हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, गवर्नर का जो आईनी होता है, एक ओहदा होता है, उसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के जब डायलॉग हुए इस कोलिशन गवर्नमेंट के लिए, कोलिशन गवर्नमेंट, हम पीपल्स पार्टी वहाँ पे कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं बन रही, लेकिन जो आईनी जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेंगी वो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर रोल अदा करेगी। जहाँ पे पंजाब की गवर्नर की बात है या केपीके के गवर्नर की बात है या बलूचिस्तान की या सिंध की, ये सारी चीज़ें क्योंकि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस हुकूमत के अंदर, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, उनको अलाई है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मशावरत से ये सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का गवर्नर होगा या उनकी चॉइस पे अगर एमक्यूएम का कोई गवर्नर होगा तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कमिटमेंट करती है वो उसके ऊपर अमल दरामद करती है, और जो आईनी रोल होता है गवर्नर का या प्रेसिडेंट का, उसमें जो भी गवर्नर बने या प्रेसिडेंट बने, जो आसिफ अली जरदारी साहब की रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी है उसको आगे लेके चलेगा, और जो लेके चलेगा वही हम सब के लिए काबिल कबूल होगा। अच्छा सरदार साहब, एक सवाल और पूछना चाहूँगी। एक इशू और भी बहुत ज़्यादा रिजर्व सीट का, और उसके ऊपर ख़ास तौर पे जो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जिसमें पीटीआई के हिमायती याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सब शामिल हुए हैं, वो रिज़र्व सीट्स के लिए बहुत जो है वो शोर मचा रहे हैं, और उन्होंने ये चैलेंज भी कर दिया इस इक़दाम को, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी अब मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए आपको प्री इलेक्शन जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है, और बड़ी डिटेल में उन्होंने जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है फैसला दिया था, लेकिन स्टिल ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आप आगे क्या देख रहे हैं, ये सीट एडजस्टमेंट यहाँ हो सकेगी रिजर्व सीट्स पे? देखिए, जहाँ पे रिजर्व सीट का ताल्लुक है, रिजर्व सीट के ऊपर काफी सारे इश्यूज हैं जो मैं समझ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें उसको देखने की जरूरत है कि ये जिन लोगों, जो आज़ाद लोग पाकिस्तान के अंदर जीत के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर शामिल हुए हैं, वो कितने दिन बाद शामिल हुए, क्योंकि आईनी तौर पे उन्हें 72 घंटे के अंदर यानी 3 दिन के अंदर उनको शामिल होना पड़ेगा। कुछ लोग तो 10-10 दिन 12-12 दिन बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हुए हैं। फिर दूसरी बात ये कि हमें ये देखने की भी जरूरत है कि सुन्नी तहरीक ने पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों के लिए नाम जमा कराए जाते हैं, लिस्ट जमा कराई जाती है, तो वो कितने लोगों की जमा करवाई है, और कराई नहीं ना, उन्होंने तो ये कराई नहीं लिस्ट जमा ना, उस वक्त तो उनको ये पता ही नहीं था कि कितने। अगर नहीं जमा करवाई तो उसमें फिर मेरा अपना ख्याल ये कि मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिक्स का तालिब इल्म होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि उनको लिस्ट अगर जमा नहीं कराई तो वो इलेक्शन कमीशन कैसे उनको नोटिफाई करेगा। इलेक्शन कमीशन में उसके लिए एक आइन साजी की जरूरत है, कानून साजी की जरूरत है, लेकिन अगर किसी तरह का भी कोई रोल अगर बनता है उनका, जो किसी तरह से अगर वो उनको नशिस्तें मिल भी जाती हैं, तो अगर मिलती है तो इलेक्शन कमीशन फैसला करता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं होता। सूरज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है आवाज़। अच्छा, मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे भी कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें होंगी, रिज़र्व सीट्स जो है या अक़लियतों की हो, इस पे पीटीआई जो यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, अगर आप इसको पार्टी भी कह लें उनकी, तो या टीम भी कह लें, तो वो ये चाह रही है कि वो नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू उनके जितने नंबर्स हैं उनके मुताबिक, लेकिन इन्होंने लिस्ट जमा नहीं करवाई, इन्होंने नाम नहीं दिए पहले, बाद में लोग शामिल हुए, तो ये सवाबदीद होती है इलेक्शन कमीशन की। साबिक इलेक्शन कमीशन से बात हुई थी और उनसे ये सवाल किया गया था, उन्होंने कहा कि जी ये आईनी तौर पर तो ये है कि भी आप, बल्कि 2 दिन बढ़ाए भी गए थे जमा करवाने के लिए कि आप लिस्ट जमा करवाएं, नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाएं, इन्होंने उस वक्त नहीं करवाए, और उस पर उनके जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हामिद रज़ा साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें उस वक्त तक हमने कोई लिस्ट बनाई भी नहीं थी। जब नहीं बनाई भी और उसके बाद अब डिमांड कर रहे हैं, फिर फैसले को चैलेंज कर रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है कोई, ना कोई जो है ट्रिब्यूनल है जो वो ऐसा फैसला दे सके। आप क्या समझती हैं कि ये जो एक और नया ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं, पहले तो सीट्स का मसला, फिर जमात का मसला, फिर अब रिज़र्व सीट्स का मसला, इनको ये इसके अलावा जो है वो कोई काम नज़र आता है आपको ये कर रहे हैं अभी?
देखिए, मैं वही बात करूंगी जैसे सरदार साहब ने कहा कि इन्होंने कोई लिस्ट नहीं जमा कराई थी सुनीताद वालों ने, क्योंकि पीटीआई वालों का अब कोई उसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लिख के दिया था कि हमने कोई हमें नहीं करवाई है। तो अब ये खामखा के जो है दावा कर रहे हैं कि हमें मिलनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि किस कानून के तहत जो है ये लेना चाहते हैं। एक तरफ तो आप दिक्कत देते हैं कि हमें हमारी सीटें हैं ही नहीं, तो हम किस हिसाब से जमा कराएंगे। तो एक इलेक्शन का भी कानून होता है ना मुल्क में, वो भी तो कानून है। तो उस कानून के तहत तो इन्होंने सीटें कोई जमा नहीं कराई, तो उसके हिसाब से ये मांग रहे हैं। उसमें इसका कोई नहीं लगता कि इनको कोई एक सीट भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये पेशावर हाई कोर्ट गए हैं, देखिए वहाँ पे क्या फैसला आता है। हाँ, और नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में भी इन्होंने चैलेंज किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये रिजर्व सीट का मामला, कि पंजाब असेंबली में भी इनको जो है वो 5% जो ख़वातीन की नशिस्तें थी वो भी नहीं मिली हैं। तो अब खैर बहरहाल ये जंग तो इनकी ये जारी रहेगी इसके ऊपर। मुझे आप ये भी बताइएगा सोचते वो कि ना अभी जो करंटली हालात चल रहे हैं कराची के, मुराद अली शाह जो है वो दोबारा वज़ीर आला सिंध बने हैं और बड़ी मीटिंग भी चल रही थी, अभी हम देख भी रहे थे उनकी, और रमज़ान के हवाले से भी चल रही थी। कराची का एक सबसे बड़ा इशू जो रमज़ान में होता है वो स्ट्रीट क्राइम्स है। उसके लिए आपको क्या लगता है कोई इक़दाम किए गए हैं कि नहीं? कराची का क्या इशू है सबसे बड़ा? स्ट्रीट क्राइम्स का। आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही। स्ट्रीट क्राइम्स, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? नहीं, आपका ये मैंने सुना कि कराची का सबसे बड़ा मसला, लेकिन किसका स्ट्रीट मसला क्राइम्स, है? ये जो चोरी डकैती होती है, स्ट्रीट क्राइम, डकैती और चोरी का मसला जो है, जी जो जी जी स्ट्रीट क्राइम, बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम का मसला है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुराद अली शाह साहब को जो है कराची और बाकी पूरी सिंध का जो है उसमें बदअमनी है। इस वक्त डाकू भी कुछ जो है लोगों को मार भी दिया है। एक इंजीनियर है गोटकी का, उसको भी जो है कत्ल किया गया है। तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे अब आए हैं, नई हुकूमत आई है, तो उसको सबसे पहले तो इस पे जो है तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा। और बाकी रही रमजान की, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। उधर मोहतरमा मरियम नवाज भी जो है रमजान के हवाले से बहुत ही उन्होंने कोशिशें की हैं कि गरीब लोगों को रमजान में, हाँ, बड़ी अच्छी स्कीम तारीफ करवाई उन्होंने निगहबान के नाम से। लेकिन मुराद अली शाह ने आज के जो इजलास था उसमें कहा कि 5,000 रुपये जो रमज़ान रिलीफ पैकेज होगा, नगद 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ये उन लोगों को दिए जाएंगे शनाख्ती कार्ड होल्डर्स को, या जो जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड है? मुझे नहीं पता कि बेनज़ीर इनकम देते हैं या शनाख्ती कार्ड के हवाले से देते हैं, ये उसमें किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी तो उन्होंने ये कहा कि बैंक के थ्रू जाएगा, अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि किस तरह से जो है ये देना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सूरत तैयबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और सरदार नज़ाकत साहब, यहाँ पे एक वक्फे का वक्त हुआ है और हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे रहनुमा PTI से शिराज साहब और ताहिर हसन साहब। यहाँ लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे सरदार नज़ाकत साहब से और सूरत तैयबा से। अभी मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है शिराज अहमद ने, रहनुमा PTI के, और उनके साथ ज्वाइन किया है ताहिर हसन साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं और वक्तन बड़ी कीमती राय से और अपने मौक़िफ़ से जो है आगाह करते रहते हैं, हमें बड़ा अच्छा तज्ज़िया देते हैं। शिराज साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आज हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई PTI की तरफ से, और PTI के जो रहनुमा थे उन्होंने कहा कि हमें बानी PTI से जेल में मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, हम नहीं मिले, अब हम एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा, ये ग्रैंड अलायंस जो है वो क्यों बनने जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में शामिल होने की। देखिए, एक बड़ी वाज़ेह बात है, ये ग्रैंड अलायंस कोई ऐसा ग्रैंड अलायंस नहीं है जिस तरह की ये जो PDM टाइप का आप समझ रही होंगी, या मुखालिफिन समझ रहे हैं शायद हम कोई ऐसा PDM बनाने जा रहे हैं। बेसिकली जो आइडिया है वो ये है कि वो सारी जमातें जिनके साथ ज्यादती हुई सिलेक्शन में, जिनका मैंडेट छीना गया, खुली आंखों के साथ जो है वो छीना गया,
हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी या सिंध में GDA और अगर भी कोई दीगर जमातें भी इसमें हैं जो KPK से हों या किसी और सूबे से, तो हम उन सबको दावत देंगे कि वो हमारे साथ इस एहतजाज का हिस्सा बने। अपनी इस डकैती कहूँगा मैं उसको, कि जो जिस तरह से खुली रोशनी में दिन दहाड़े हमारा मैंडेट छीना गया या दीगर जमातों का मैंडेट छीना गया, वो सारी जो है जमातें प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। तो क्या करेंगे तो उस पर? प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग या ऐवानों में बात करेंगे? किस तरीके से कन्विंस करेंगे? क्योंकि अगर आप प्रोटेस्ट वगैरह की तरफ जाते हैं, सियासी जमात के पास जो एक कानूनी रास्ता है वो सबसे पहले जो है वो एहतजाज है जी। ये एहतजाज जो है वो पार्लियामेंट में भी होगा, ये एहतजाज जो है वो सड़कों पे भी होगा। अवाम ने जो मैंडेट दिया है हमें, हम उसका एहतराम करते हैं और उन इदारों को भी इसका एहतराम करना चाहिए जो इस इलेक्शन को कराने के जिम्मेदार थे। अच्छा शिराज साहब, मुझे ये भी बताइएगा, पहले जो इलेक्शन से पहले हम ये सुन रहे थे कि MWM के साथ आप लोग इत्तेहाद करने जा रहे हैं, उसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे, फिर आप लोगों ने ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली, अब रिजर्व सीट का मामला चल रहा है, उस पर बड़ी जो इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्तें गई हैं, अब लाहौर हाई कोर्ट में जो है उसको चैलेंज कर दिया गया है। तो ये चीज़ें तो कानून और आइन के तहत ही होंगी ना, इलेक्शन कमीशन जो उसके हिसाब से ही कर रहा है। आप लोग मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जब पूछा गया कि आप लोगों ने कोई फहरिस्त जमा करवाई है नॉमिनेशंस की, कोई नाम जमा करवाए, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में डायरेक्टली हिस्सा लिया या नहीं लिया किसी सीट पे। तो अब आपकी जमात जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आपकी B टीम है एक तरह से, तो वो कैसे रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं आप लोगों को? इस पे सबसे पहली बात तो ये है कि जो कानूनी रास्ता है, हमारी वकला जो बरादरी है, हमारी वकला टीम जो है उसके ऊपर उसकी सारी कानूनी बारीकियों को देख रही है। सबसे पहली बात तो ये कहूँगा मैं कि हमने सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो एक इत्तेहाद किया, उसके अंदर हमने यहाँ से जो नॉमिनेशन भेजी, इलेक्शन कमीशन का ये जिम्मेदारी थी कि वो मैंडेट के मुताबिक उसको तकसीम करता, जो रिजर्व सीट जो मखसूस नशस्तों के ऊपर हुआ। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पार्टी बनकर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो पेश आ रहा है। यानी कितनी सफाकी के साथ, कितनी बेशर्मी के साथ उन्होंने ये मखसूस नशिस्तें उन लोगों को तकसीम की हैं, और जो तकसीम का फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो उसके बारे में, तो वो बड़ा शर्मनाक है। यानी नून लीग जिस तरह से उनका एक रेशो बनता भी था, तो अगर उन्होंने 7 सीटें KPK पंजाब से ली हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो मखसूस नशिस्तें उनको 9 दे दी गई हैं। यानी मैं किस तरह से उसको एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। कोई एक लिमिट होती है, कोई एक तरीकेकार होता है। कानून की जो धज्जियां बिखेरी हैं इलेक्शन कमीशन में, मुझे तो बड़ी हैरत है कि अवाम ये सब देख रही है, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या इनको कभी रिटायर नहीं होंगे? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने घर में नहीं सामना करना पड़ेगा? अपने आसपास, अपने अहले महल्ला, अपने सराउंडिंग में कभी वो नहीं सुनेंगे ये आवाजें जो जाती जो धांधली वो कर रहे हैं? मुझे बड़ी हैरत है। यानी इस तरह से एक टीम बनकर, एक मुखालिफ पार्टी बनकर अगर इलेक्शन कमीशन का बिहेव करेगा, उसका रवैया ये होगा, तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास क्या रास्ता रह जाएगा सिवाय एहतजाज के? अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरी नज़रों से खबर गुजरी है जिसमें बानी PTI जो है वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद से किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। कौन से राब्ते की बात कर रहे हैं? कि पार्टी की जो के दूसरे रहनुमा है वो रब्ता नहीं कर पा रहे हैं उनसे? आपका सवाल थोड़ा सा मुबहम है, आप जरा मुझे दोबारा से इसको इलैबोरेट करें। मैंने कहा मेरी नज़र से एक खबर गुजरी थी जिसमें PTI की चेयरमैन जो है वो इमरान खान साहब ने कहा कि जी 8 फरवरी के बाद से मुझसे रब्ता नहीं किया गया। तो राब्ते की जो बात कर रहे थे वो अपने ही जमात के लोगों के लिए बात कर रहे थे या किसी और के, मतलब मुफाहमत के लिए राब्ते के लिए बात कर रहे होंगे? देखिए, इमरान खान जिस शख्सियत का नाम है ना, तो मुफाहमत का लफ्ज तो आप उनकी लुगत से निकाल दीजिए। खान साहब का स्टांस बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़ेह है। खान साहब का स्टांस जो है वो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, उनका डे 1 से ये कहना है कि हमारा जो लूटा गया मैंडेट है वो हमें वापस किया जाए। ना कोई मुफाहमत है इसके अंदर, ना कोई बैकडोर कोई रास्ता है इसके अंदर, ना कोई डील का इसके अंदर एलिमेंट है।
ये इमरान खान साहब हैं। ये कोई मियाँ साहब नहीं है कि वो कोई डील की बात करें और कोई रास्ता निकालने की बात करें। बड़ा साफ और सीधा स्टांस है पाकिस्तान तहरीक लेकिन पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है शराज साहब, वो तो डूब रही है ना, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। अगर आपस में सारी सियासी जमातें लड़ती रहेंगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी कैसे? नहीं, हम लड़ नहीं रहे, हम अपना वो हक मांग रहे हैं इस पूरे निजाम से जो हक हमसे छीना गया है। अगर आप इसको मतलब आप मुझे दूसरा कोई रास्ता बताइए कि हम किस तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हम तो स्टेबिलिटी की वजह से ही ये सारा कुछ कह रहे हैं आपसे। स्टेबिलिटी जब ही आएगी जब आप लोगों का मैंडेट तस्लीम करें, लोगों की राय को अहमियत दें, लोगों की राय की इज्जत करें। आपने 25 करोड़ आवाम की राय को अपने जूते के नीचे कुचल दिया है। यानी मैं इससे ज्यादा क्या इसको एलैबोरेट करूं कि आपने आवाम की राय को उठा के टोकरी में फेंक दिया है, कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। और आप ये कह रहे हैं कि हम ये एक्सेप्ट कर लें जो जिन बेचारों को 3000 वोट मिले हैं उनको 30,000 वोट फॉर्म 47 में दिखा के हम उनको एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, ये तो मुमकिन नहीं होगा। मैं आपकी तरफ आऊंगी दोबारा शराज साहब, मैं ताहिर हसन साहब की तरफ चलती हूँ। ताहिर हसन साहब, मुझे ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों का ये जो मामला है ये बिगड़ता ही जा रहा है, ये सही होने का नाम नहीं ले रहा। क्या मतलब वो कहते हैं कि भाई आईन और कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे जो प्रोसीजरल कोड है उसके मुताबिक लिस्ट अगर पहले दी जाती नॉमिनीज की तो फिर हम मखसूस नशिस्तें दे सकते थे। इन्होंने कोई लिस्ट ही नहीं दी है, जिसकी एक्सेप्टेंस की भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कि हमारे पास नहीं थी और ना हमने कोई लिस्ट जमा करवाई। तो अब जो सवाबदीद है वो इलेक्शन कमीशन की है कि वो देती है रिजर्व सीट्स के नहीं देती है, लेकिन उसके ऊपर अभी भी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट की जा रही है। आप क्या समझते हैं, क्या एंड क्या होगा इसका? देखिए, एक तो मैंने अभी ये सुनी इनकी सारी बात और बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए इन्होंने, लेकिन आखिर में जो एक इन्होंने जुमला इस्तेमाल किया कि इमरान खान जो है मुफाहमत का नाम नहीं है। तो बात यह है कि अगर पॉलिटिशियन में मुफाहमत नहीं है तो फिर वो पॉलिटिशियन नहीं होता, फिर वो जर्नैल ही होता है वो। दूसरी बात यह है कि अगर ये जो मामला है ये बिल्कुल लीगल है और इस लीगल मामले को लीगल तरीके से ही देखा जा सकता है। हर चीज का एक टाइम फ्रेम होता है, इलेक्शन का, नॉमिनेशन का, विड्रॉल का, इलेक्शन की डेट का और बाकी तमाम मामला बिल्कुल फिक्स होते हैं और वो पहले से अनाउंस होते हैं और उस के मुताबिक सारा शेड्यूल जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह हुआ है और अगर उस वक्त तक नाम नहीं जमा कराए गए, फहरिस्त नहीं जमा कराए गए तो वो कंसीडर बिल्कुल नहीं होगी। और उसी के बाद जो दूसरा ऑप्शन चुना गया है वो भी लीगल है। अब इसी मामले को मेरा ख्याल ये है कि ये अगर कोर्टों में ले जाएं, अदालतों में ले जाएं, वहाँ जाके बात करें तो शायद इनकी मामला समझ में आ जाए। लेकिन इससे एक चीज तो साफ जाहिर हो रही है कि सारी चीजें जो है वो उसको प्लानिंग के तरीके से नहीं किया गया। पीटीआई पे मुझे अफसोस होता है कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पा रही है, वो अभी तक एक ग्रुप बनी हुई है जो बस किसी का माइंड सेट है उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको चाहिए पॉलिटिकल पार्टी बने, चीज़ों को पॉलिटिकल एंगल से देखें, अपनी कोशिश करें कि लोग उनको जो है वो सियासी जमात समझें। अच्छा ताहिर साहब, इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है इसकी खुद की पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है? प्रीवियसली कोई 10 साल में या 15 साल में कोई है पॉलिटिकल स्टैंडिंग? देखिए, बहुत सारी जमातों की तरह जो जिन्होंने रजिस्टर्ड करा ली है अपनी पार्टियां, वो भी एक रजिस्टर्ड पार्टी तो है लेकिन उसकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही कोई मैं समझता हूँ कि उसका कोई इतना कोई पॉलिटिकल उसका कोई वो था विटेज कि उसके साथ जो है कोई अलायंस में भी उसको शामिल किया जाता। तो पीटीआई ने तो मजबूरन जाके उनके साथ जो है अपने आप को बैठ के अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश की है। इसमें तो उनको बेनिफिट गया है, पीटीआई को तो नहीं किया। जब पीटीआई के नाम पे इलेक्ट होने वाले लोगों को मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी सीटें बचाई है और उस हवाले से तो सारी चीजें फिर वो लीगल अंदाज में देखनी चाहिए ना, जो इलेक्शन कमीशन देख रहा है। और पीटीआई को भी उसी मेरे ख्याल मामला में अपने वकीलात से भी मशवरा करना चाहिए। इनके पास वकील काफ़ी हैं और बहुत बड़ी तादाद जीत के आई है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं ये सुनता हूँ कि राशन बैग जो है वो लेगा तो वो हराम होगा। इस तरह की बातें जो हैं ये मेरा ख्याल ये कि थोड़ा सा कम करना चाहिए। बहुत हालात ख़राब है मुल्क के, इनको अंदाज़ा नहीं है। 2018 में जो कुछ हुआ था ये उस वक्त बहुत खुश थे, बिल्कुल इसी तरह हुआ था। लेकिन अब जो इलेक्शन में हो रहा है वो इनको अफसोस हो रहा है
तो इनको चाहिए कि उस वक्त भी ये अगर यही स्टैंड रखते जो आज स्टैंड है तो शायद बेहतर हो जाते हालात, लेकिन उस वक्त इन्होंने कुछ और स्टैंड रखा, अब इनका स्टैंड कुछ और है। अब ये चाहते हैं कि इनको हक मिल जाए, बार बार ये कहते हैं हक मिल जाए। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने की बात नहीं कर रहे, ये पार्लियामेंट में हालात को बेहतर तरीके से चलाने की बात नहीं कर रहे। ये सिर्फ जो है एक मैं समझता हूँ कि स्ट्रीट फोर्स के तौर पर पार्लियामेंट में खड़े हुए हैं और पार्लियामेंट की जो है तकद्दुस को भी जो है मुश्किल में डाल देंगे। इनका मेरा ख्याल है इसको पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इनको चलाना चाहिए। और इमरान खान अभी काफी टाइम पड़ा उनका, वो काम करें, देखें, अपने लोगों को बताएं कि कैसे सियासत को और कैसे जमहूरियत को आगे लेके जाया जा सकता है। अच्छा, यही एक बेहतर तरीका मैंने है। शराज साहब से, वो टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, ताहिर साहब, मैंने उनसे सवाल किया था कि ये ग्रैंड अलायंस की बात हुई, आज असद कैसर साहब कह रहे थे जी हम तो ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, और शराज साहब ने वजाहत कर दी कि ग्रैंड अलायंस कोई पीडीएम की तरह का नहीं होगा, वो जिनका हक मारा गया है वोटों का उन पार्टीज़ के साथ बनेगा जिसमें जमात इस्लामी, जीडीए वगैरह है। आपको क्या नज़र आता है ये ग्रैंड अलायंस कहाँ किस हद तक कामयाब हो पाएगा? देखिए ठीक है, अगर उनका ये मौक़िफ़ है कि वो ग्रैंड अलायंस बना के और तो उसके तहत जो है वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो कोई हर्ज नहीं है। इसलिए ये तो माजी में भी बनते रहे, पीएनए बनता रहा है, जीडीए बनता रहा है, और बहुत सारे जो है वो एमआरडी बनती रही है। अलायंस का तो कोई वो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रगल होनी चाहिए और उसमें जो है वो जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से बात होनी चाहिए, ना कि ये कि बस एक गवर्नमेंट जो है इसको गिराओ और हमें जो है वो हक दे दो। इस तरह की चीज़ों की जमहूरियत क्या मजबूती नहीं होगी इसमें। और मैं समझता हूँ कि अलायंस के तहत अगर ये एक अच्छा ट्रेंड सेट करें, कुछ अच्छे ट्रेडिशन सेट करें, तो इनको आगे फायदा हो सकता है। अच्छा, ठीक है। शराज साहब, मुझे ये बताइएगा, थोड़ा प्रोग्राम में वक्त कम है, 8 मार्च को जो है वो सदारती जो है इंतखाब होने जा रहा है, और जो भी फैक्ट्स एंड फिगर सामने है उससे तो जाहिर होता है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी शायद दूसरी दफ़ा जो है वो सदर बन जाएंगे। कितना बेनिफिशियल होगा आपको लगता है कि उनकी जो सदारत है? देखिए, इसका फैसला तो हम वक्त पर होगा कि वो कितने वोट ले सकेंगे। ये जो पार्लिमानी बोर्ड है हमारा और जो हमारे वकला टीम है वो इसका आपको क्लियर कट जवाब दे सकेगी। फिलहाल अभी पार्टी की तरफ से और जो टॉप लीडरशिप है उसकी तरफ से जो स्टांस अभी तक हमें मिला है वो ये कि हमें देखना है, हमें इंतजार करना है सही वक्त का, सही मूव का। तो मैं अभी इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक कबल अज़ वक्त बात होगी इस वक्त। अच्छा, चले मैं एक जो है वो सवाल सिंध के हवाले से कर लेती हूँ क्योंकि आप यहाँ कराची में, तो MQM जो है वो मुस्लिम लीग नून से आज अशाइया में मिलेगी भी, और उन्होंने बात करनी है गवर्नर के गवर्नर सिंध के हिसाब से, वजारतों के हिसाब से और सदारती इंतखाबात के हिसाब से। वो जो मैंडेट के जो MQM पहले क्लेम करती थी हमारा मैंडेट जो है वो PTI को चला गया, तो हमें अब वापस मिला है वो मैंडेट, इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, मेरा बड़ा सीधा सा आपको इस पे जवाब होगा कि MQM अगर ये क्लेम कर रही है कि उनको उनका मैंडेट मिला है, तो सिर्फ मैं उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मैं भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ा हूँ, अपने फॉर्म 45 आपके स्क्रीन पर दिखा दें और हम भी अपने फॉर्म 45 दिखा देते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आपको बिल्कुल वाज़े पता चल जाएगा कि अवाम ने मैंडेट दिया किसको है। ये बेचारे तो अपना फॉर्म 45 भी नहीं दिखा पा रहे हैं अवाम में जाके। हमारे पास तो अवामी मैंडेट के सरकारी सबूत है फॉर्म 45 की शक्ल में। तो ये कहना इस वक्त अवाम ने MQM को, मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ, अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया है। अच्छा। अवाम ने इस दफ़ा MQM को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। ये तो शायद 15 सीटों का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत से ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो इनके पास एक भी सीट नहीं है। अगर जायज़ और ईमानदारी की बात की जाए तो इनके पास एक भी सीट नहीं है। तो ये अवामी मैंडेट की क्या बात करते हैं आप? इनसे सिर्फ फॉर्म 45 तलब कीजिए, इनसे कहिए तमाम सियासी जमात के पास कमीशन का काम है फॉर्म 45 जो है वो अपलोड करे। कोई जमात, सियासी जमात तो जो है वो नहीं कर पाएगी। खैर बहरहाल, ताहिर हसन साहब, मुझे एक आखिरी आपसे कमेंट चाहिए होगा। और शराज साहब, मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ कि पहली दफ़ा मुझे प्रोग्राम में PTI के कोई ऐसे रहनुमा मिले जो इंतहाई महज़ब और तमीज़ की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना हमेशा ये होता है कि कट
करना पड़ता है, इंटरप्ट करना पड़ता है, तो प्लीज़ डू आप अपने जो है वो साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि वो अगर इसी तरीके से गुफ्तगू करेंगे तो उनका मौक़िफ़ जानने में और आगे पहुंचाने में हम लोगों को आसानी होगी अपनी जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ को सामने रखने के लिए। ताहिर हसन साहब, मुझे ये बताएं कि MQM का जो मैंडेट है और MQM अभी जो वजारतें लेने जा रही है, जो वजारतें वो लेने जा रही है, तो क्या वो वजारतें उनको मिल पाएंगी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरे ख्याल से ताहिर हसन साहब से राब्ता जो है वो ख़त्म हो गया है। प्रोड्यूसर साहब ज़रा बताइएगा, लाइन पर हैं? अच्छा, चलें। बहरहाल ताहिर हसन साहब से हम जानने की कोशिश कर रहे थे आखिरी कमेंट के MQM के जो है वो कौन सी वजारतें लेने के लिए जो है वो पुरुमीद है कि उन्हें मिलेंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया शराज अहमद साहब आपका और ताहिर हसन साहब का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।